तो क्या तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने कर रखी है एंड ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या। तो आज अभी मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा कि इंडिया के लोगों ने ग्रेविटी का आविष्कार किया एंड उसके बाद वो चीज बाहर चलेगी वो अलग बात है। एंड ये एकमात्र प्रूफ है जो हमारे पास है, एकमात्र प्रूफ जो हमारे पास है ब्रिटिश इन्वेजन के बाद, मुगल्स ने जो अटैक्स किए थे उन सब चीजों के बाद हमारे पास ये प्रूफ एक ही है, एक बुक है जिसपे ये सब लिखा हुआ है कि ग्रेविटी क्या है, मोशन क्या है, इम्पल्स क्या है, रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सब चीज लिख रखी है उन्होंने। अराउंड 600 में, अराउंड 600 समझते हो, न्यूटन ने निकाली थी ग्रेविटी 1600 में। तो समझ सकते हो अराउंड अराउंड 1000 1000 साल पहले इन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार कर दिया था। एंड उसके 1000 साल बाद न्यूटन साहब आते हैं एंड कहते हैं कि ये देखो ग्रेविटी F इज इक्वल टू एम है, जब तक हम किसी चीज को धक्का नहीं लगाते वो चलती नहीं है। ये चीजें, इससे भी काफी कॉम्प्लेक्स चीजें महर्षि कन्नडा ने अपनी बुक वैशेषिका दर्शनम में अच्छे से कैटेगराइज कर रखी हैं, एक एक कैटेगरी वाइज उस चीज को बांट रखा है एंड बता रखा है कि कैसे होगा। देखो ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको मैं आगे कुछ तुम्हें बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। एंड काफी चीजें इसमें लिख रखी इन्होंने, इसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जिक्र कर रखा है, मोशन का जिक्र कर रखा है, एक्सेलरेशन का जिक्र कर रखा है। तो एक्चुअल में ये हमारा काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम एक अपनी माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं आगे और हम क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि हम क्यों रहे हैं। अगर मुझे फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, अगर मुझे कहा जा रहा है कि बेटा जेई के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना ही क्यों है। पहली बात तो हाँ, आविष्कार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की युग में आविष्कार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आविष्कारों के लिए हमें ग्रेविटी की ज़रूरत है एंड बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ग्रेविटी अकेला नहीं है। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि ग्रेविटी की हमें इसके बारे में पढ़ना होगा तभी हम समझ पाएंगे इस चीज को। तो अगर तुम आगे कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। ऐसा साइंटिस्ट नहीं बनना कि जिसको ग्रेविटी का ही नहीं पता हो, बट हाँ ऐसा साइंटिस्ट जरूर बनना है जो ये ना कहता रहे न्यूटन न्यूटन न्यूटन। वो कहे महर्षि कन्नडा, ये कहे तुम्हें ऐसा साइंटिस्ट बनना है। महर्षि कन्नडा ने अपनी इस बुक में हर चीज को कैटेगरी वाइज बांट रखा था कि ग्रेविटी क्या है। सबसे पहले ग्रेविटी को उन्होंने सोचा कैसे, वो चीज बता रखी है उन्होंने। उन्होंने रिटार्डेशन के बारे में बता रखा है काफी चीजें, हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोई चीज का बड़ा हो जाना, कोई चीज का छोटा हो जाना, दैट्स इट। मतलब जैसे आयरन होता है, आयरन पे धूप पड़ती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो सकता है, तुम समझ सकते हो। तो वही चीजें हैं। तो उन्होंने इस चीज को काफी डिटेल्ड वे में अपने ग्रंथ वैशेषिका दर्शनम में लिख रखा है। एंड तुम इसको, एकमात्र ये बुक है हमारे पास जिसको हम अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी तो लूट हो गई या फिर मुगल्स वगैरह ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अंग्रेजों ने ले गए, वो अलग बात है। बट हाँ, जो हमारे पास अब इतिहास है हम उसको तो पढ़ सकते हैं, उसको तो थोड़ा खंगाल सकते हैं कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, अच्छा ये हमने करा, ये भी हमने करा और ये भी हमने करा। तुम्हें तभी तो पता चलेगा कि इंडिया कितना महान चीज है। खाली दिमाग में मत रखो इंडिया महान है, समझो कि कैसे महान है, समझो कि वो चीजें कैसे आई थी, समझो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये चीजें। यही एकमात्र मेरा मोटिव यही है कि हमें ये चीजें समझनी है, समझना है कि ये कैसे हुआ, मुझे दुनिया को समझना है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किसने आविष्कार किया, उसकी माइंडसेट क्या था, हमें वो चीज समझनी है। तो वो चीज मैं इस वाले में तो नहीं समझा पाऊंगा, बट हाँ धीरे धीरे जब 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 हम इस कोर्स में आगे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे समझते भी जाएंगे चीज़ों को साथ साथ। बट हाँ, एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम न्यूटन का नाम लेते रह जाओगे और तुम्हें फिर वही अपने मन में रह जाएगा तुम्हारे कि लोग तो कहते हैं कि इंडिया काफी आगे था, तो इंडिया वालों ने क्यों नहीं करी आविष्कार इसका। तो अब मैं बता रहा हूँ कि इंडिया वालों ने इसका आविष्कार 1000 साल पहले कर दिया था। तुम सोच सकते हो अंग्रेज यहाँ से अराउंड अराउंड 70 साल पहले गए हैं। तो तुम सोच सकते हो 70 साल पहले अंग्रेज गए हैं यहाँ से, और 400 साल पहले न्यूटन भाई साहब ने ग्रेविटी की खोज करी। ठीक है, खोज नहीं करी, मतलब जस्ट उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने माइंड में आया और उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया, दैट्स इट। खोज तो काफी टाइम से हो चुकी थी उस चीज की। तो
मे बी वो कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, बट हाँ तब के टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज चलता था, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं, ब्रिटिशर्स नहीं, मुगल्स का चलता था, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि न्यूटन ने कहीं से देखा था या उनके माइंड में पहले से ही थी ये चीज। लोग कहते हैं कि प्लेग के टाइम पे वो पेड़ के नीचे बैठे, सो ऑन, पता नहीं क्या गंदी सी स्टोरी है, बट हाँ वो चीज़ों को छोड़ो, हम इंडिया पे आते हैं। न्यूटन व्यूटन को गोली मारो। तो ये चीज़ें में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे डीप रिसर्च कर रखी थी। एंड आज अब तो हम इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते कि ये लिखा क्या है एक्चुअल में, ये सब क्या लिख रखा है हमें समझ भी नहीं आता। तो इस पे भी आएंगे, इस पे भी मैं कुछ तुम्हें बताना चाहूँगा कभी ना कभी कि ये चीज़ें को पढ़ना कैसे है, इस चीज़ में इंटरेस्ट जो तुम्हें आता है कभी कभी कि मुझे जानना है कि रहस्य क्या है। ये क्या सब चीजें हैं, ये दुनिया दुनिया कैसे बन रखी है, या फिर इंडिया वाले इतने आगे कैसे थे। मेनली यही होता है क्वेश्चन बहुत लोगों का कि इंडिया वाले इतने आगे कैसे पहुंच गए। इंडिया वाले लोग तो पता नहीं कैसे होते हैं, फॉरेन के लोग यही सोचते हैं हमारे बारे में, बट हाँ उस चीज को छोड़ो। वो चीज अभी हमारे टॉपिक नहीं है, वो चीज जो हमारा टॉपिक है हम उस पे चलते हैं। ओके, तो उनकी बुक ये रही, वैशेषिका सूत्र ऑफ कन्नड़ा। ये एकमात्र बुक है जो हमारे पास अब है, बाकी सब बताऊंगा कहाँ चली गई, बट हाँ एकमात्र बुक है। इसका पीडीएफ तक अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो तुम गूगल पे जा सकते हो और इसका पीडीएफ प्लीज डाउनलोड करो। एंड डाउनलोड मत करो, चाहे देख लो, जस्ट ऐसे लिख दो वैशेषिका सूत्र ऑफ कन्नड़ा पीडीएफ, तो तुम्हें मिल जाएगा। पीडीएफ देखो एंड थोड़ा समझने की कोशिश करो, मे भी तुम्हें ना समझ आए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये बुक का पेज है तो यहाँ पे उसकी एक लाइन लिख रखी है और नीचे उसका बहुत ज्यादा मतलब उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश में। तो तुम इस चीज को समझ सकते हो कि हमारी एक लाइन में इस पूरे पेज जितनी पावर है, तो एक लाइन में काफी चीजें लिखी जाती थी। तो अब खैर वो ये में भी संस्कृत थी, ये भी संस्कृत थी यार, मुझे पता नहीं है इस चीज के बारे में, कोई नहीं। इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा मैं तुम्हें। तो यहाँ पे इस एकमात्र लाइन में उन्होंने अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट का जिक्र कर रखा है। तो ये रहा आपका अपवर्ड मोशन का शब्द, और यार और हाँ, और ये रहा प्रसरंग, हाँ, और ये है कॉन्ट्रैक्शन वाला। ओके, तो गमनमिति, हाँ मे बी ये इसका था, हाँ। तो काफी सही चीज है ये। और इसको पता है कैसे लिखा जाता था, लाइक जैसे मैं जैसे मुझे लिखना है रवि कुमार, तो मैं क्या लिखूंगा, रवि, और मैं कुमार जगह देके नहीं छोड़ूंगा, यहीं पे लिख दूंगा कुमार। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता था। तो हमने उस चीज को ढूंढा कि इन्होंने कहाँ पे ये चीज, कहाँ पे ब्रेक कहाँ पे है, तो हमने वो ब्रेक ढूंढा और उसको अलग किया और फिर समझा कि क्या है। तो इस पे भी काफी ज्यादा दिमाग लगाया है, हमारे लोगों ने भी लगाया है। इंडिपेंडेंस के बाद ही काफी दिमाग लगाया गया है इन चीजों पे, एंशियंट इंडिया पे लगाया गया है। तो हमारा वो नहीं है अभी। तो इस वाले श्लोक में उन्होंने क्या कह रखा है, ये देखो, गुरुत्व, ये लिख रहा, गुरुत्व, प्रयत्न, ये रख रखा, संयोग नाम, ये रख रखा। इन सब का क्या मतलब है, गुरुत्व मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी समझते हो ना, ग्रेविटी। उन्होंने कह रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें पूरी लाइन समझा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, मतलब एक्सटर्नल अपवर्ड, जैसे तुम कोई बॉल को फेंक रहे हो ऊपर, तो जो तुम्हारी फोर्स लग रही है ये वो है प्रयत्न, प्रयत्न, समझे। प्रयत्न तुम समझ सकते हो, प्रयत्न अगर तुम हिंदी में भी सोचो तो काफी इसका मतलब तुम रिलेट कर पाओगे इस चीज को। एंड इसका मतलब है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड का मोशन। ग्रेविटी जो है एक, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। वो खींचती क्यों है, क्योंकि पहले तो तुमने उसको अपवर्ड मोशन लगाया। अपवर्ड मोशन कैसे लगाया, एक्सटर्नल अपवर्ड मोशन लगाया गया। एक्सटर्नल किसके द्वारा लगाया गया, तुम्हारे द्वारा लगाया गया। और संयोग नामक,
संयोग नामा अपवर्ड मोशन, मतलब उस चीज के द्वारा वो चीज खुद ब खुद कैसे ऊपर जा रही है, उन्होंने वो चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज कि तुम उस चीज को धक्का मारे और वो चीज कैसे ऊपर जा रही है। मतलब ये काफी सेंसलेस सा क्वेश्चन लग सकता है, बट हाँ तुम इसको थोड़ा डीपली सोचोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आएगा। ओके, तो इसके आगे ही ऑल्सो टॉट अबाउट लॉज ऑफ मोशन एज वेल। सोच सकते हो, लॉज ऑफ मोशन जो हम आज इक्वेशंस वगैरह करते हैं, वो सब चीजें उन्होंने काफी टाइम पहले कर रखी थी। एंड उन्होंने उनको उस चीज में महारत हासिल थी, उन लोगों को आज से काफी मतलब 1500 साल अराउंड 1500 साल पहले, अराउंड 1500 साल पहले उन लोग को पता था कि F इज इक्वल टू ma होता है। मतलब अगर मुझे किसी चीज की फोर्स निकालनी है तो मैं उसका मास इंटू एक्सेलरेशन कर दूंगा। मतलब कितनी एक अजीब सी चीज है ना, कि हम इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे समझ गए इस चीज को। एंड कनाडा जी ने अपनी बुक में एग्जाम्पल्स दे के, बकायदा एग्जाम्पल, एक एक उनके बुक में एग्जाम्पल है कि वैशेषिका सूत्र में F इज इक्वल टू ma उन्होंने निकाल रखा है, उन्होंने ये चीज निकाल रखी है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। कैसे है, बस उन्होंने निकाल रखा है। हमें क्या बुक्स में पढ़ा दिया जाता है, बेटा ये फोर्स यहाँ से आ गया, मास यहाँ से आ गया, एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई और ये हो गया। कैसे हो गया, वो कैसे हो गया वो चीज को उन्होंने बिल्डअप करके जो बनाया है वहां पे, तो तुम उस चीज को पढ़ सकते हो, या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे हम उस बुक को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आई थिंक मेरी फेवरेट बुक होने वाली है ये, क्योंकि इसमें काफी चीजें दे रखी है एंशियंट इंडिया के बारे में। एंड एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ना या किसको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज है, जैसे कोई इंसान करा है, वो इंसान तब तक नहीं हिलेगा जब तक कोई उसे एक्सटर्नल कर्मा नहीं दिया जाता। कर्मा मतलब वो कर्मा नहीं, एक्सटर्नल कर्मा मतलब फोर्स। कर्मा इज रेफर्ड एज अ फोर्स इन एंशियंट फिजिक्स। मतलब एंशियंट इंडिया में हम फोर्स को कर्मा कहते थे, कर्मा। तो काफी ये भी सही शब्द है, बहुत लोगों को पहली बार ही पता लगा होगा। मैंने जब पढ़ा था मुझे भी पहली बार ही पता लगा था, मैं कोई अंतर्यामी नहीं था। ये हम ओरिजिन ऑफ काइनामेटिक्स देख रहे हैं, ओरिजिन समझ सकते हो, ओरिजिन ऑफ काइनामेटिक्स, जहां से काइनामेटिक्स शुरू होता है। हमारी बुक में काइनामेटिक कहाँ से शुरू होता है, बेसिक मैथ से या वेक्टर से। हम उससे भी पीछे जा चुके हैं, हम टाइम में पीछे जा चुके हैं कि तुमने ढूंढा कैसे ये चीजें, किसने ढूंढी ये चीजें, या फिर उसका माइंडसेट क्या था। वैसे हम उस टाइप के माइंडसेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हें वो चीजें समझ आने लग गई तो तुम्हें फिर जो इंटरेस्ट बिल्ड होगा, तो वो इंटरेस्ट के बलबूते पे तुम पूरा अपना जेई या जो भी ऐसे तुम्हें मजे आते हैं अगर सुनने में ऐसी चीजें, तो फिर भी वही तुम कुछ ना कुछ आविष्कार कर दोगे ऐसा होता है। जैसे कोई बड़े साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उन लोग के माइंड में एक प्रेरणा होती है कि मुझे ये करना है। किसके क्यों करना है, क्योंकि किसी टाइम पे उस इंसान ने ऐसा करा था एंड उसने कुछ बढ़िया चीज निकाली थी, तो मुझे भी कुछ ऐसा निकालना है। तो एक एक होता है कि मेरे एंशियंट लोगों ने ये कर रखा है, तो मैं इतना पीछे क्यों हूँ। खास करके जेनजी तो काफी पीछे हैं। अगर हम अपने मम्मी पापा को देखें तो वो लोग हमसे काफी आगे हैं किसी भी तरह के ज्ञान में, हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग सिर्फ छोड़ो। तो समझ चुके होगे तुम। ही प्रूव्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स दैट नथिंग कैन मूव विदाउट कर्मा। कर्मा के बिना कुछ भी मूव नहीं होगा। अगर तुमने किसी चीज पे कर्मा लगाया तो तभी वो चीज मूव होगी। उन्होंने पहली बात तो ये काफी स्टूपिड सी चीज लगती है, इस चीज पे मीम्स भी बनते हैं कि न्यूटन आफ्टर डिस्कवरिंग नथिंग कैन मूव विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पे मीम्स बनते हैं, बट हाँ इस चीज को सोचना कि कोई चीज बिना, जब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी, चाहे उसे दुनिया की किसी भी जगह पे रख दो, किसी भी जगह पे, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी वो चलेगी ही नहीं। इसको थोड़ा 10-20 मिनट इसको बैठ के सोचने में ऐसे दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे दुनिया कैसे बनी है ये हमारी, कि कोई चीज हिल ही नहीं रही जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर तुम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके भी देखोगे ना, कोई भी चीज तुमने अपने टेबल पे रख रखी है उसमें भी मूवमेंट्स हो रही हैं। अगर वो चीज मूवमेंट्स भी नहीं होंगी तो वो चीज रहेगी नहीं, मे बी वो वैक्यूम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, हमें नहीं पता उस चीज के बारे में। बट ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सोच ही नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर के बारे में हम नहीं सोच सकते,
उसी तरीके से इस चीज के बारे में भी फिजिक्स में काफी चीजें हैं जिनको हम सोच नहीं सकते, हमारे पास जस्ट उनकी थ्योरी है, उनके प्रैक्टिकल्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट हम उनको सोच नहीं सकते। कैसे नहीं सोच सकते? बस सोच नहीं सकते, क्योंकि नेचर ही ऐसा बन रखा है। कोई कह रहा है तुम्हें कि मैं फिजिक्स को ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ, एक पूरी तरीके से विजुअलाइज हो जाता है, नहीं, विजुअलाइज नहीं कर सकते हम फिजिक्स को कभी भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मे बी मैथ्स को कर लेंगे विजुअलाइज नहीं कर सकते, मैथ्स को भी मे बी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। हमने सिर्फ इनकी जनरलाइजेशन करी है, मैथ्स की लैंग्वेज तो हमने बनाई है ना, एक्चुअल में तो सारी लैंग्वेजेस ही हमने बनाई हैं, बट हाँ मैथ्स की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वाली है, तो उसको हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बट इन इन चीज़ों को, फिजिक्स केमिस्ट्री को हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। अगर तुम्हें कोई टीचर कह रहा है कि बेटा मुझे सब आता है, आप बस मुझसे पढ़ो, तो नहीं, मतलब उन्हें तुम्हारे लेवल का आता होगा, पर सब सब नहीं आता। अगर सब आता तो वो आजकल टेस्ला, आइंस्टाइन वगैरह बने होते, वो ये नहीं होते जो अब वो कर रहे हैं। एंड सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी टू। हमारे महर्षि जी ने कब कब डिस्कवर करी थी? अराउंड इन 600s। और इन्होंने कब करी? इन्होंने करी 1600s में। अरे भाई साहब, 1000 1000 साल का डिफरेंस। 1000 साल मतलब तुम मुश्किल से मेरे हिसाब से 18-19 के हो गए या 16-17 के, तो तुम सोच सकते हो 1000 साल, 1000 साल बाद इनके माइंड में आया कि ग्रेविटी नामक कोई चीज़ है। मे बी ये कहीं से इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, बट हाँ तुम सोच सकते हो कि इन्होंने जब ग्रेविटी का आविष्कार किया तो ये हंस रहे होंगे कि वाह 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 मैंने ये कर दिया, बट मे बी इन्होंने कहीं से वो जो हमारे पेपर्स हैं, हमारे रिसर्च पेपर्स थे जो डिस्ट्रॉयड हो गए थे या ले गए थे मुगल्स, मे बी इन्होंने वो चीज़ें देखी होंगी। हम इसका कोई भी वो जो रिटन प्रूफ होते हैं वो नहीं है, ये जस्ट बातें हैं और बस हाँ बातें ही हैं। ये इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है कि न्यूटन ने खुद ही अपने दिमाग से वो चीज़ निकाली थी या उन्होंने वो चीज़ कहीं से देखी थी। उस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है उनके पास। उनके पास थ्योरीज हैं, उन्होंने जनरलाइजेशन कर रखी है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, पर क्या पता, क्या पता उन्होंने महर्षि कन्नडा की बुक से देख के करा हो ये सब चीज़ें, क्योंकि वो बुक तो बच गई थी ना, वो बुक तो है हमारे पास, एंड बाकी बुक्स क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। तो ऑल दिस नॉलेज वॉज ऑफ डिस्कवरीज वॉज इन केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। पर पर क्या हो गया ऐसा कि हमारी बुक्स चली गई इतनी ज़्यादा भर के बुक्स हमारे पास थी कि केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स से भरा हुआ था पूरा, एंड रिसर्चर्स इतने ज़्यादा थे वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे घुसना भी मुश्किल काम है। जैसे जेई वगैरह तो वो लोग आराम से फोड़ सकते थे, अगर उसके टाइम पे होता तो, उनके टाइम पे जेई वगैरह होता तो वो लोग आराम से कर देते इस चीज़ को, क्योंकि कुछ खास नहीं था इसमें। जो डिस्कवरीज वो लोग कर रहे थे, वो लोग इंडिया के बाहर कोई भी नहीं कर रहा था। इंडिया के बाहर लोग कहीं और लगे हुए थे, कुछ और डिस्कवरीज कर रहे थे, बट हाँ जो इंडिया के लोग कर रहे थे डिस्कवरीज फ्रॉम मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स के आने से अराउंड अराउंड 1500 साल पहले ही इंडियंस ने इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज कर ली थी कि उनका कोई आज तक उतनी डिस्कवरीज हम नहीं कर पाए हैं आज तक। मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका वगैरह, रशिया वगैरह कुछ नहीं डिस्कवरीज उतनी कर पाए हैं जितनी इंडियंस ने कर रखी हैं। तो बी प्राउड कि तुम इंडियन हो। एक पता नहीं इंटरनेट पे लोग क्या कहते रहते हैं, बट हाँ तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने आप पे, दैट हमारे एंसेस्टर्स वो थे जिन्होंने बहुत बड़ी जंगें लड़ी, एंड हमारे एंसेस्टर्स वो भी थे जिन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरीज करी। हमने सब हर चीज़ में महारत हासिल कर रखी है, तो अपने आप को कम मत समझो। एंड चलो आगे चलते हैं। तो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में ये बहुत सारी बुक्स प्रिजर्व थी, बट जब ब्रिटिशर्स का राज आया उन्होंने वहाँ से बुक्स निकाल के अपने यूरोप चली गई वो बुक्स। यूरोप यूरोप अबे लिखा जा, सारी बुक्स यूरोप चली गई। एंड वहां पे क्या किया उन लोगों ने यूरोपियंस ने अपने नाम पे उन चीज़ों को पेटेंट कर दिया, या अपनी कंट्री के नाम पे पेटेंट कर दिया कि ये हमारी कंट्री ने निकाला है। यूके वालों ने कह दिया ये हमने निकाला है, पर एक्चुअल में वो चीज़ें कहाँ से ले गए थे? वो चीज़ें यहाँ से ले गए थे, एंड उन चीज़ों को उन्होंने पेटेंट वहाँ करा दिया कि ये मेरी डिस्कवरी है, ये हमने करा है।
तो तुम सोच सकते हो, मे भी जो तुम बहुत सारी चीजें देखते हो अपनी जिंदगी में, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इंडियंस ने ही डिस्कवर करी हो और हमें उसका क्रेडिट नहीं मिला, वो अलग बात है, बट हाँ हमने काफी सारी चीजें डिस्कवर कर रखी हैं। ओके बाय, चलो आगे चलते हैं। द रेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार सिंह खिलजी, बख्तियार खिलजी। अगर आपको इस बंदे का नाम पता है तो बढ़िया है, आपको कुछ पता है इतिहास के बारे में। अगर आपको इतिहास के बारे में नहीं पता है तो यार पता नहीं क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में अपनी। तो बख्तियार खिलजी कौन था? एक मुगल था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे इतना बड़ा हमला करा था कि वहां पे इतनी बुक्स थी कि वो बुक्स 2.5 महीने या 2 महीने तक जल रही थी जब इन्होंने वहां आग लगा दी थी। और वहां से इन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द टफेस्ट यूनिवर्सिटी, इसका एग्जाम टफेस्ट हुआ करता था वर्ल्ड में। ये गायकाओ कुछ नाम का एग्जाम है ना चाइना में, उससे भी मे बी बहुत ज्यादा टफेस्ट। मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग वहां आके compete करते थे एंड जिसने compete कर लिया उसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती थी। सोच सकते हो मतलब वहां पे क्या ज्ञान होगा, वहां पे कितनी चीजें भर रखी होंगी, हमारे पूर्वजों को कितनी चीजें पता होंगी। यहाँ से इंडिया से इतने ज्यादा स्कॉलर्स गए हैं बाहर, एंड फिर वो बाहर जाके जो भी उन्होंने डिस्कवरी करी वो बाहर अमेरिका चाइना वगैरह उनके नाम हो गई। बट हाँ इंडिया के लोगों ने बाहर के लोगों को भी इतना ज्यादा एजुकेट किया था। हमने कहा था कि ज्ञान बांटो, हम ज्ञान बांटने में इतने ज्यादा हो गए कि लोग ज्यादा चालाक बन गए हमारे सामने। तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो वो तो जो होना होता है वो हो ही जाता है, तो उस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे। बट हाँ कि जस्ट मुझे तुम्हें बताना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। एंड फिलहाल में इसको कुछ रेनोवेशन वगैरह, रेनोवेशन नहीं मतलब इसका कुछ बन रहा है। नालंदा अगर तुम सर्च करोगे तो वहाँ है, एक नई यूनिवर्सिटी बन चुकी है अभी, पर वो पुरानी है वहीं पे ही है। बट हाँ वो सब चीज़ें जल चुकी हैं अभी। तो अगर अगर वो चीज़ें, मुझे तो ये चीज़ सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं कि अगर अगर नालंदा यूनिवर्सिटी ना जली होती तो आज हमारे पास रामायण के प्रूफ होते। रामायण सोच सकते हो, जिसके लिए ब्रिटिशर्स हमें मॉक करते हैं कि तुम्हारे पास रामायण नहीं है। रामायण तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास उसके प्रूफ्स कहाँ हैं? हम तो प्रूफ्स पे मानते हैं। तो हमारे पास एक एक चीज का प्रूफ होता, एक एक चीज का, कि कैसे क्या चीज हुई, या फिर रामायण से भी पहले की चीजें। मे बी रामायण में कुछ चीजें हमें गलत गलत बता दी गई हों, उसका रियलिटी जो थी वो चीज मे बी अगर नालंदा कभी ना जलती तो आज आज को आज अब हमारे पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज होती कि हम अमेरिका चाइना से 1000 गुना ऊपर होते, हम हर चीज में आगे होते। एक नालंदा एंड एक केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के यूरोपियंस एंड इसको बख्तियार खिलजी ने जो खराब करा, तो हाँ तो अगर वो चीजें ना होती तो आज को इंडिया काफी आगे होता। एंड तुम समझ ही सकते हो, तुम एक सोच ही सकते हो कि क्या होता हमारे पास। ओके, ड्यू टू ब्रिटिश एंड मुगल इन्वेजन वी सैडली लॉस्ट आर रिसर्च इन्वेंशंस एंड आर प्रीशियस माइंड्स। क्योंकि जो लोग डर गए थे, जो काफी पढ़ाकू टाइप के लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो लोग बाहर भाग गए थे, या फिर मे भी उन्हें जाना पड़ गया होगा क्योंकि उनकी रिसर्चेज अभी यहाँ पे हो नहीं रही थी। क्योंकि जब एक अटैक होता है तब रिसर्च वगैरह सब रुक जाती है, तब सिर्फ अपनी जान पे बनी होती है हर किसी को। अभी बहुत लोग आ जाएंगे कि कहेंगे मुगल्स ने नहीं करा था, ब्रिटिशर्स ने करा था, और ब्रिटिशर्स वाले कहेंगे ब्रिटिशर्स ने नहीं करा था, मुगल्स ने करा था। तो देखो देखो देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इन्होंने हमारे पूरे रिसर्च पेपर्स यूरोप पे ले जाके पेटेंट करा दिए कि ये सब हमारा सामान है, हमने ये चीज को इन्वेंट करा है। और वही चीज को इंडिया में वापस ले आए। आयरनी देखो इन लोगों की, इंडिया में वही चीज को वापस ले आए एंड यहाँ पे कह दिया कि ये चीज इस वाले मिस्टर एंड मिसिज इन्होंने निकाली है एंड तुम लोग पढ़ो अब इस चीज को। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बस उस चीज को पढ़े जा रहे थे कि ओके ये इन्होंने करा, ये इस अंग्रेज भैया ने करा, ये इसने करा। मे भी वो चीजें हमने ही निकाली थी, हमने वो चीजें निकाल के उन लोग को दे दी, या फिर उन्होंने हमसे छीन ली, वो अलग बात है। बट हाँ
उन्हीं चीजों को हम लोग उनके नाम पे पढ़ रहे हैं अभी, कि ये इसने करा, ये इसने करा, ये इसने करा। सोचो अगर न्यूटन का कभी नाम ही नहीं होता, एस्ट्रोनॉमी में वगैरह आर्यभट्टा वगैरह का नाम होता, कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काफी चीजें कर रखी हैं, एंड बहुत सारी चीजें, तुम जितने भी गॉड्स को जानते हो, गॉड्स हमारे लिए तो यही गॉड है जो रिसर्च करते हैं, तो मेरे लिए तो वही लोग हैं। तो तुम समझ सकते हो कि कितना भारी नुकसान हुआ था हमें जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे 200 साल तक अपना कुछ करा था यहाँ पे। उसके बाद मुगल्स ने कैसे करा यहाँ पे। मुगल्स के लिए तो हम एक सबसे बड़ी चीज, जब एजुकेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है ना, तो उसको सबसे बड़ा गधा माना जाता है जो एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर तुम एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो सोचो कि आज अब से लेके तुम्हारे पूरे एरिया में या हमारे पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, सब सब इंडिया में, पूरे इंडिया में तुम्हारे घर पे जितनी भी बुक्स है, या फिर तुम्हारे पास जितनी भी बुक्स है, लाइब्रेरीज है या ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे बुक्स हैं, सब हटा दिया जाए, सब का सब हटा दिया जाए। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं होंगी और गलत कॉन्सेप्ट्स आने लग जाएंगे। जिन लोगों के माइंड में है वो चीजें, वो ठीक है, पर वो कितने टाइम तक रखेंगे, वो आगे अपनी आगे की बच्चों को देंगे वो चीजें, उनको बताएंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। वो लोग अगर उस चीज को थोड़ा सा गलत गलत कर दें तो फिर आगे गलत होता जाएगा, समझे। तो मतलब बुक्स हमें फिर से दोबारा से लिखनी पड़ जाएंगी, मतलब ऐसे जस्ट बात कर रहे हैं, होगा नहीं ऐसा कभी भी, जस्ट हम एक बात कर रहे हैं कि तब के टाइम पे इस तरीके से ही हुआ था कि बुक्स तो थी ही नहीं, और बुक्स होती हैं सबसे बड़ा एजुकेशन का भंडार। कि अगर तुम्हारे पास एक बुक है और तुम एक बड़े से आइलैंड पे अकेले फंस गए हो 1 महीने तक, तुम बुक पढ़ के आराम से अपना पूरा टाइम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें खाना पीना खाना है तो उम्मीद भी तुम्हारे पास कोई खाने की बुक हो, जो कुकिंग की बुक हो या फिर शिकार करने की बुक हो, तो तुम उससे अपनी जिंदगी बचा सकते हो। जो इतने बारीक बारीक पेपर के टुकड़े होते हैं, उनसे तुम उन पे इतना कुछ लिखा हुआ हो सकता है कि तुम अपनी जान बचा सकते हो उन चीजों से, तुम उनसे सीख सकते हो काफी चीजें। तो बुक्स का कितना बड़ा महत्व है, आज भी है, अभी भी है। आज से 10 साल बाद ना रहे तो वो अलग बात है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपीज आती हैं, बट हार्ड कॉपीज तो हार्ड कॉपीज ही होती हैं। आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ था जब ये सब चीजें हो रही थी। तो मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करा दूं, हम काइनेमैटिक्स शुरू करने वाले हैं। जस्ट मैं तुम्हें एक तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड करने के लिए तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें वो चीजें अंदर से तुम्हारी आग उठेगी, यार ये चीजें तो हमें पढ़नी है, ये समझना है हमें, क्योंकि दुनिया को नहीं समझा तो यार जिंदगी क्या जी तुमने। उसके बाद की हम लोग आज तक खुद को कभी भी, उन 200 साल हो गए खत्म हुए, 200 साल नहीं, अराउंड 70 साल हो गए, 70 साल, तो 70 नहीं तुम 100 लगा लो, 100 साल में भी हम खुद को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। अभी कोई आएगा कहेगा नहीं इंडिया की जीडीपी बहुत आगे, नहीं भाई। अगर अगर हम उस तरीके से अपने को रिवाइव कर पाते तो मे बी हम कहाँ होते, तुम सोच नहीं सकते। इसे ऐसे थोड़ी ना, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। तो अब अब शुरू हो रहा है रियल पार्ट। पहले हम एक नंबर लाइन पे थे जहाँ पे कुछ साल रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, कि इस टाइम पे ये हो गया, ये हो गया। अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में अब हम प्रेजेंट पे आ चुके हैं, और अब तुम्हें समझना है। अब बात तुम मेरी समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें। चलो बताओ, जेई वालों का सिलेबस क्या होता है। जेई वालों का क्या सिलेबस होता है फिजिक्स में। पहले हम बेसिक मैथ करेंगे, उसके बाद वेक्टर करेंगे, उसके बाद मोशन वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत मोशन करेंगे, उसके बाद एनएलएम आ जाएगा, उसके बाद एफबीडी वगैरह आ जाएगी, एफबीडी आ जाएगी, और उसके बाद ग्रेविटी आ जाएगी, और उसके बाद रोटेशनल मोशन आ जाएगा, और उसके बाद सर्कुलर मोशन आ जाएगा, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो तुम एक चीज को ध्यान दो कि ग्रेविटी और रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, इसको तो पहले निकालो यहाँ से, क्योंकि इसका तो दूर दूर तक अभी कोई लेन देन नहीं था। अगर तुम ग्रेविटी का आविष्कार कर रहे हो तो तुम रोटेशनल मोशन में क्यों ही जाओगे, अभी तुम बाद में जाओगे इस चीज पे। तो एक्चुअल में सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस में तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ये सब उल्टा है।
हम क्या पढ़ते हैं, हम पहले पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, पहले पढ़ते हैं वेक्टर्स, उसमें होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बाद हम जाते हैं एनएलएम पे, उसके बाद ग्रेविटी पे, उसके बाद रोटेशनल मोशन पे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता जाता है। पर कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये सब उल्टा है, ये सब गलत है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, गलत एक तरीके से है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इक्वेशंस गलत पढ़ाई जा रही है, पर हाँ जो तरीका है पढ़ाने का वो गलत है, या फिर तुम समझ सकते हो कि कोई वैसा पढ़ा नहीं पाता, कोई समझा नहीं पाएगा तुम्हें अगर हम तुम्हें उस तरीके से पढ़ाने लग जाए तो। कैसे समझाता हूँ, रुको। क्या हुआ, पहले पहले ग्रेविटी का आविष्कार हो, पहले किसी ने ग्रेविटी के बारे में सोचा, अच्छा ये चीज होती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसकी मोशन ऑफ इक्वेशन बनी, मोशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, सो सॉरी। उसके बाद ये बना, उसके बाद हमें फील हुई, एक फील हुआ कि यार इसका तो कुछ, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं समझ आ रही, तो हमने फिर क्या करा, हमने उस चीज को फर्दर एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, जिससे हम पूरी मोशन की स्टडी करते हैं, जिसमें ये पूरी इक्वेशंस होती हैं, मतलब इस पे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं एंड इसकी थ्योरी होती है, उसको काइनेमेटिक्स कह दिया। एंड उसके बाद हमने देखा कि एक और चीज की जरूरत पड़ रही है हमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एक्चुअल में ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ कहीं से भी नहीं लग रही है, बट हाँ ये अर्थ है, तो फोर्सेस तो लग रही है ना, अर्थ अपनी तरफ किसी किसी एक, ये इंसान है, इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, तो हमें फोर्स रिप्रेजेंट करनी थी। अगर मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, सीधा अर्थ बना दी और यहाँ पे एक बंदा बना दिया और मैंने कहा कि ये ऐसे जा रहा है, अब तुम मेरे को बताओ कि इसका क्या मतलब है, क्या ये बंदा अर्थ को खींच रहा है या अर्थ इसको खींच रही है, मैं कैसे बताऊंगा। यही तो मेन फंडा है। इसके कारण हमने क्या करा, हमने फिर एक और क्वांटिटी का आविष्कार किया जो था वेक्टर्स। इसकी जरूरत पड़ी, हमने आविष्कार नहीं किया, इसकी जरूरत पड़ी, हमें इसकी जरूरत पड़ी, पहले हमें ग्रेविटी की जरूरत पड़ी, हमने इसका आविष्कार किया, उसके बाद हमने ग्रेविटी से मोशन ऑफ इक्वेशंस निकाली, उसके बाद उसको फर्दर काइनेमेटिक्स में डाला, एंड उसके बाद उसको फर्दर हमने देखा कि हमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ रही है, तो हमने वेक्टर्स की मदद ली, एंड वेक्टर्स में हमें फर्दर, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने और यूनिट वेक्टर्स निकाले। यूनिट वेक्टर्स मतलब कि एक फर्दर, जैसे ये एक इंसान है, इसको, एक इंसान है, इसको बताना है कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो उसने ऐसे उंगली कर दी कि उधर जाना है, उधर जाना है, चलो चलो उधर चलो, उधर चलो, तो ये हो गया एक यूनिट वेक्टर। अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, मैंने पिछले लेक्चर में एक बहुत अच्छे से समझाई थी ये सब चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेक्चर एनकोड नहीं हो पाया एंड वो सब खत्म हो गया, तो छोड़ो उस चीज़ को, कोई नहीं तो तुम समझ पा रहे हो कि आइडियली हमें पहले ग्रेविटी पढ़नी है, उसके बाद मोशन ऑफ इक्वेशन, फिर काइनेमेटिक्स, फिर ये हो गई रिसर्च वाली बात। अगर तुम हो रिसर्चर बंदे तो तुम इस तरीके से पढ़ सकते हो, ये सब है रिसर्च वालों के लिए, रिसर्च वालों के लिए। पर हम हैं स्टूडेंट्स, तो हमें, अगर हम इस चीज़ से यहाँ जाएंगे फिर इस चीज़ से यहाँ जाएंगे, तो फॉर श्योर यार तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट होगा, और तुम में भी यार तुम कोई ओलंपियाड वगैरह निकाल दो फिजिक्स में, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम यहाँ से यहाँ जाते हो, फिर यहाँ से यहाँ जाते हो, पर नहीं कर सकते, मोस्टली लोग नहीं कर सकते इस चीज़ को, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो ना, ग्रेविटी पहले तुम इसके बारे में जानोगे तो इसमें वेक्टर्स और ये सब लग जाएगा, ये सब चीज़ें वहां लग जाएंगी, तो फिर कहाँ से लाओगे, तुम्हें तो वेक्टर्स पता ही नहीं था, तुम कहाँ से लाओगे। तो फर्दर इस चीज़ को हमने कैटेगराइज कर दिया कि पहले तुम्हें वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम वेक्टर्स पढ़ोगे तो तुम्हें आएगा काइनेमेटिक्स, अगर तुम काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मोशन कैसे काम करता है, अगर तुम मोशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एनएलएम क्या था, अगर तुम एनएलएम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ग्रेविटी क्या है, और अगर तुम ग्रेविटी पढ़ोगे तो तुम्हें फिर आगे रोटेशनल मोशन भी समझ आएगा, समझे। तो ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स हमने बिल्ड करे हैं कि तुम्हें पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ेंगे एंड हमें ऐसे पढ़ना भी चाहिए। अभी तुम्हारे माइंड में वो चीज़ खत्म हो चुकी होगी, मे बी बहुत ज़्यादा मैंने ख़त्म कर दी उस चीज़ को तुम्हारे माइंड में से, मे बी 10% वो चीज़ रह गई होगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये जो मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है ना, इससे तुम्हारे माइंड में वो एक चीज़ एक पनप रहा होगा कुछ,
अभी वो चीज तुम्हारे माइंड में है, अभी वो बड़ी होगी वो चीज, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है अभी इसके बाद। मोशन को देख के तुम्हें क्या चीजें समझ आ रही हैं। एंड मेरा कोई भी एक आइडियल तरीका नहीं है पढ़ाने का, ये चीज यहाँ से निकाल लो, ये ऐसे हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो गया, समथिंग लाइक दैट, और बेटा ये ऐसे हो गया वैसा हो गया, नहीं। मेरा ऐसा कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है। एंड मे बी ये सब रट्टाफिकेशन है एक्चुअल में। अगर तुम्हें कैलकुलस पढ़ना है, सोचो, अगर तुम्हें कैलकुलस पढ़ना है तो तुम्हें कैलकुलस का मतलब बेसिक कैलकुलस पढ़ना है, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो मैं तो तुम्हें इतने अच्छे से समझा देता हूँ ना कई बारी चीज़ों को, कि देखो ये एक सर्कल था, तो उस बच्चे कह रहा, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का बच्चा था वो, उसने क्या करा, उसने कहा कि मैं इसमें कितने डब्बे लगा सकता हूँ। उसने बहुत सारे डब्बे लगा दिए, छोटे 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 बहुत सारे डब्बे लगा दिए उसने। और उसके बाद उस डब्बे को जोड़ दिया, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। बस यही था, इससे आगे कुछ नहीं, ऐसा ही था। एंड सच में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक बच्चा था जिसने ये सब चीज़ों को निकाला था। एंड फर्दर फिर उन चीज़ों को आगे यूरोपियंस वगैरह ले गए। जैसे यूरोपियंस का जिक्र तो हर बार होगा, एंड तुम्हें इस चीज़ को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो चीज़ एक, मैंने कीड़ा डाल दिया तुम्हारे माइंड में कि अब तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानना ही होगा। अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम्हें नहीं पता यार दुनिया का, फिर तुम्हें दुनियादारी का ही नहीं पता है कि दुनिया काम कैसे कर रही है, दुनिया कितनी गंदी है। मतलब हर कोई तुम्हें खाना चाहता है यहाँ पे। ऐसा समझो कि तुम एक जंगल में हो और तुम्हें बस सरवाइव करना है किस तरीके से। और सरवाइव तुम सिर्फ एजुकेशन से ही कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं होता, यूट्यूब वगैरह पे बताते रहते हैं कि स्किल 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 पे फोकस करो, पढ़ाई मत करो, यार छोड़ो। अगर तुम वैसे माइंडसेट के हो प्लीज छोड़ दो उस चीज को, कुछ नहीं होता। हाँ, तो हम थे कि हमें इस तरीके से पढ़ना ही क्यों होता है। हम पहले वेक्टर्स क्यों पढ़ते हैं, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें एक कोर कॉन्सेप्ट निकाल के दे दिया कि ग्रेविटी इस कारण से हम पढ़ते हैं क्योंकि ग्रेविटी को हमने आविष्कार किया उस चीज का। पर उसके कारण हमें कुछ लॉज बनाने पड़ गए, जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके कारण हमें और भी चीजें डिफाइन करनी पड़ गई, वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ गए, उसके कारण हमें बेसिक मैथ डिफाइन करना पड़ गया। समझे? तो आई होप तुम समझ गए। बेसिक मैथ तब के टाइम पे हमने डिफाइन कर लिया था, बट हाँ उस चीज को कॉन्कैटिनेट कर दिया इस चीज में। फिजिक्स में मैथ्स को तभी घुसेड़ा गया था। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, कि ये सब कैसे उल्टा है, ये सब उल्टा ही क्यों है। हम उल्टा पढ़ रहे हैं, बट हाँ ये एक तरह से सीधा ही पढ़ रहे हैं हम इस चीज को। क्योंकि अगर तुम यहाँ से यहाँ जंप करोगे तो फिर तो तुम बहुत ऊंचा लेवल पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पूरी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद तुम एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, एंड फिर तुम एक इक्वेशन निकालोगे, और मे बी वो दुनिया की इकलौती इक्वेशन हो जो तुमने निकाली हो, एंड वो सबसे एफिशिएंट इक्वेशन हो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम यहाँ से इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो करते हो, तुम सीधा एक साइंटिस्ट बन सकते हो। और अगर यहाँ से तो या तो हमें जाना पड़ेगा, हम नॉर्मल बच्चे हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम वगैरह तो है नहीं। तो छोड़ो इस चीज़ को, कोई नहीं। बट हाँ, तुम आई होप सो समझे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें। एंड समझो, ओके। तो यहाँ चलो कि मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा सा एक अलग सा है। अलग सा कैसा है कि अगर मुझे तुम्हें वेक्टर्स पढ़ाना है तो मैं तुम्हें फिगर्स से समझाऊंगा कि ये एक बंदा है, एंड इसको कहीं जाना है तो ये इस साइड पॉइंट कर रहा है, उसके बाद इसे यहाँ जाना है तो ये इस साइड पॉइंट कर रहा है। मतलब काफी अलग चीजें। जैसे मुझे तुम्हें यूनिट वेक्टर दिखाना है, यूनिट वेक्टर मैं कैसे दिखाऊंगा तुम्हें, मैं कहूंगा कि ये देखो ये भीम है, इस लड़के का नाम भीम है, तो इसको इन इस बंदे ने, इसका नाम है मिंटू। मिंटू ने क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, थैली में बंद कर रखा है, ये इनको बुली करता था इसलिए। और ये मिंटू है, एंड ये चिंटू है ये चिंटू है, ये इसका नाम चिंटू है। हाँ, तो वेक्टर्स की कहानी पूरी ऐसे कैरेक्टर्स के अराउंड मैं रिवॉल्व कराता हूँ कि भीम को इन्होंने पकड़ लिया, चिंटू और मिंटू ने, और ये इसको ले जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई चमन नाम का बंदा खड़ा है, और वो उसको बताना है कि कहाँ कहाँ लेके गए हैं उसको। तो वो क्या करेगा, वो अपना हाथ इस तरीके से निकालेगा और उसकी उंगली को इस तरीके से अपनी उस साइड करेगा कि हाँ वो उस बंदे को, कि वो लोग भीम को उस साइड लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, उस साइड लेके जा रहे हैं, उस साइड किस साइड। और इसी को ही हम फिर
कह देते हैं कि ये तो यूनिट वेक्टर है और इसकी वैल्यू 1 होती है एंड ब्ला ब्ला। डरो मत, बट हाँ ऐसा कहते हैं हम इस चीज को। तो मैं कराता हूँ जब वेक्टर्स वगैरह या कोई भी चीज कराता हूँ, तो मैं मेरे को फिगर्स बना के उनको एनिमेशन की तरह दिखा के थोड़ा अच्छा लगता है तुम्हें बताने को, क्योंकि तुम्हें भी आसान लगेगा एंड तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी। जो फनी फनी चीजें होती है वही याद रहती हैं। पेपर में तुम अगर ऐसी चीजें याद करके जाओगे तो तुम्हें मेरे हिसाब से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी अपने टाइम में ऐसे ही समझता था। तो जब मैं 12th में था तो मैं ऐसी चीज़ों को समझता था। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ें दिखा के बताने में तुम्हें। एंड तुम्हें और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ कि जैसे जैसे मुझे ये दिखाना है कि एक वेक्टर z है, एक वेक्टर ऐसे है, और ये इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, मुझे बस ये बताना है। तो मैं कैसी एग्जांपल्स देता हूँ कि सोचो मैं स्कूल में था, तो ऐसे वाटर कूलर लगा होता है स्कूल पे, और यहाँ पे बच्चे लाइन बना के खड़े होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना के खड़े हैं। सोचो ये चिंटू और मिंटू हैं और यहाँ पे भीम खड़ा है। भीम ने क्या करा, इन दोनों को धक्का मारा। भीम इस साइड खड़ा था, इसका फेस इस साइड था, और इसने धक्का इनको इस साइड को मारा। तो ये लोग अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, ये लोग अल्टीमेटली इधर जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट इस साइड बन गया सीधा। ओह सॉरी, रुको इसको बैक करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो इसका रिजल्टेंट इस साइड बन गया। तो तुम समझ पा रहे हो कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ उस चीज़ को। तो तुम ऐसे अगर मेरे से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो तुम फॉर श्योर यार मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट हाँ वही है कि जो लोग बच्चे अभी दे रहे हैं अपना एग्ज़ाम, लाइक 2025 जेई वाले अप्रैल में दे रहे हैं जो लोग, तो वो लोग में भी मेरे पे थोड़ा बहुत यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कभी भी अपनी स्टडी में बिजी हो जाता हूँ। बट हाँ तुम्हें किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लाना है ना, तो वो चीज़ तुम मेरे से सीख सकते हो। बट हाँ 2026 वाले एस्पिरेंट्स जो है उन लोगों के लिए तो फॉर श्योर मैं एक फिजिक्स एंड एक मैथमेटिक्स को तो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कर दूं इस चीज़ को पूरा, क्योंकि 2026 वालों के लिए ये चीज़ मैं बस मेरे को करना है। क्योंकि होता है एक बंदे के अंदर कि मैंने इतनी चीज़ें सीख रखी हैं, तो फॉर श्योर यार जो एजुकेशन है उसको बढ़ाएंगे आगे तभी तो वो बढ़ेगी। मैंने तुम्हें ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड बख्तियार खिलजी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, तो तुम आगे आगे इस चीज़ों को बता पाओगे, लोगों को आगे के बंदों को बता पाओगे। अगर तुम अपने स्कूल में तुम्हें थोड़ा फ्लेक्स करना है, तुम ये सब चीज़ों को देख सकते हो। महर्षि कन्नडा कौन थे, या वैशेषिका दर्शनम नाम की बुक थी, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे बता रखा था। फोर्स को कर्मा कहते थे, काफ़ी चीज़ें। संस्कृत को कैसे लिखते थे, मतलब संस्कृत ये देखो, ये ऊपर संस्कृत लिख रखी है। तो तुम अपने स्कूल में ऐसे बन सकते हो, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो, मतलब इम्प्रेस करना है किसी को तो कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ों से बढ़िया होता है, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें पर सुनने में भी मज़ा आता है और समझ जाता है बंदा। मेरे हिसाब से तुम फोर श्योर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ चुके होगे। और अब मैंने तुम्हें यहाँ वेक्टर्स की जो एग्जांपल्स दी हैं, इनसे तो मैंने आज तक एक बच्चा नहीं देखा जो ना समझ पाया हो वेक्टर्स की एग्जांपल जो मैं देता हूँ। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ आएंगी। एक और वेक्टर की एग्जांपल देता हूँ कि अम, सोचो सोचो ये भीम है। भीम को ये बंदा, मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है, मैंने जैसे न्यूटन न्यूटन कहते हैं ना कि 12 न्यूटन की फोर्स है ऐसे कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि तुम्हें न्यूटन के बारे में कुछ नहीं पता है, ना तुम्हें न्यूटन की फोर्स के बारे में पता है। अभी मैं तुम्हें रटवा दूं कि ऐसे होता है कि अगर तुम 2 न्यूटन की फोर्स लगाओ ना, तो मतलब वो 2 न्यूटन की फोर्स से तुम उसको खींच रहे हो, वही न्यूटन क्या है। न्यूटन यहाँ से कैसे आ गया, ये नहीं समझ आया मुझे। तो मैं क्या कहता हूँ कि हम इसको 2F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब फोर्स ही है ना, तो हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा इसमें। बाद में तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, जब तुम काइनेमेटिक्स करोगे, एनएलएम करोगे, तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बट हाँ तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं यहाँ पे एक एन भी नहीं शो करता हूँ। कभी 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 क्या, हमेशा ही नहीं करता हूँ। जिन बच्चों को पता होता है उन्हीं को शो करता हूँ कि हाँ यहाँ पे एन है। तो अगर कोई बिगिनर है और उसे वेक्टर्स में दिक्कत है तो यार फोर श्योर यार मेरे से पढ़ सकता है। वो बहुत ही मज़ेदार वेक्टर्स को पढ़ाता हूँ मैं।
मैं कहता हूँ कि देखो ये रहा भीम, भीम को क्या किया, ये रहा चिंटू, चिंटू ने इस बंदे को 2F की फोर्स से धक्का मार रहा है ये, और ये रहा मिंटू, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है ये 4F की फोर्स से। तो सोचो कि ये भीम है, इसको ये धक्का लगा रहे हैं, ये 2 से लगा रहे हैं, ये 4 से लगा रहा है, बताओ ये ओवरऑल कितनी डायरेक्शन से ये भागेगा। तुम सीधा बता दोगे कि 4+2, तो मैं कहूँगा 6F। हाँ हाँ भैया 6F बिल्कुल सही। और अगर भीम का वजन तुम हिसाब लगा लो कि 5F है, तो अब ये कितनी कितनी फोर्स से आगे चल रही होगी इसकी, इसका ये जो थैला सा है जिसमें इसको बंद कर रखा है, तो तुम कहोगे तो वो तो हो जाएगा 5F इज इक्वल टू -5F इज इक्वल टू 1F। तो अच्छा ठीक है भैया, मैं 1F लिख देता हूँ। तो मैंने कहा तू 1F को 1 क्यों लिख रहा है, ये देखो ये ऐसे, ये तो लग रहा है कि जैसे मल्टीप्लाई में है। हाँ भैया ये तो मल्टीप्लाई में ही है, तो हम 1 भी तो F भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है देख ले भाई, तो F भी लिख सकता है इस चीज़ को। तो मैंने तुम्हें ऐसे जस्ट दिखा दिया कि तुम कैसे कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे 1 लिख रखा है और F लिख रखा है, तुम अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया जाए कि F नाम की कोई चीज़ है, तो तुम पेपर में अज्यूम कर पाओगे कि यहाँ पे 1 इसकी मल्टीप्लाई में है, समझे। तो काफ़ी 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 बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ, एंड लोग फैन हो जाता है बंदा मेरा कि ये कैसे समझा रहा है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट हाँ जस्ट एक बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि आई एम जस्ट ऑर्डिनरी टीचर जिसको जो कुछ भी पढ़ाता है कुछ भी, मतलब बेटा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे होता है, क्यों होता है, मेरा मतलब ये होता है कि क्यों, क्यों, मुझे क्यों का जवाब चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्यों का जवाब चाहिए। क्यों कैसे होगा मुझे बताओ। तो मेरा वही रहता है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में क्यों नहीं पता है ना मुझे, तो वो मैं पहले उस क्यों को पता करता हूँ कि ये क्यों क्या है, और उसके बाद वो क्यों को मैं क्वेश्चन मार्क, उसके क्यों के आगे से क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, तो उसका आंसर मैं अपने माइंड में रखता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। तो काफ़ी इस चीज़ को सिस्टमैटिक कर रखा है मैंने, तुम आगे के लेक्चर्स में देखोगे कि क्या होता है। बट हाँ ये जस्ट एक ग्लिम्स था कि हम एक्चुअल में वेक्टर्स को कैसे पढ़ेंगे, या फिर इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। मेरे को पहली बार ही पता लगा था कि अगर कोई बंदा है, जैसे ये एग्जांपल सब मैंने अपने माइंड से निकाली, तो कहीं से उठाई ही नहीं गई है ये। जैसे ये कोई बंदा है, इसको ये लोग थैले में भर के यहाँ पे ले जा रहे हैं, और ये बंदा है, इसको इसको स्कूल के टीचर को बताना है कि उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये कहाँ बताएगा, सर वहां लेके जा रहे हैं। बेटा कहाँ लेके जा रहे हैं, सर वहां, वहां कहाँ वही तो दिक्कत है। इसीलिए तो वेक्टर का आविष्कार हुआ था कि एक डायरेक्शन बता पाए, समझे। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, बेटा बेटा वेक्टर जो होता है ना, इसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, क्यों होता है, क्यों वही तो चीज है, क्यों, वही क्यों क्यों क्यों, तुम बार बार करो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तभी तुम्हें समझ आएगा कि ये चीजें कैसे काम करती है। क्योंकि रट रट के तो यार कुछ नहीं होगा, रट रट के जेई मेंस निकाल लोगे, ठीक है भाई एडवांस भी निकाल लोगे, पर तुम लाइफ में कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हें एक्चुअल में डेफिनेशन पूछ ली मैंने, तो तुम्हें सच में नहीं आएगा। तो आई होप सो तुम्हें समझेगा। तो फिर ये क्या करता है, ये बंदा क्या करता है, ये कहता है सर उस साइड, ये गन जैसी की लग रही है, बट हाँ ये इसका हाथ है, तो ये कहता है सर उस साइड वहां लेके जा रहे, तो इसकी जो ये फिंगर ये पॉइंट कर रही है ना, ये पॉइंटर का काम कर रही है, तो ये है, ये है, ये है, इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर, समझे। तो फिर हम इस कई बार कहते हैं ये R1 है, ये R2 है, ऐसे ऐसे। तो मैं अगर यहाँ से ऐसे वेक्टर लगा दूं और यहाँ से ऐसे लगा दूं, इसको ऐसे लगा दूं, इसको ऐसे लगा दूं, इसकी एक और से इधर बना दूं, तुम कहोगे अरे यार ये कैसे बन गया। तो मैं इसका तुम्हें पूरा प्रूफ दे सकता हूँ कि ये क्यों बन गया, ऐसे क्यों नहीं बन सकता। एक वेक्टर इधर से भी खींच रहा है, 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 ऐसा क्यों। एक वेक्टर की टेल ही क्यों होती है और एक हेड ही क्यों होता है, 2 हेड क्यों नहीं होते कभी तुमने सोचा ऐसा, या कुछ भी हो सकता है, हम प्लस ऐसे ही क्यों करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं ये। तो आई होप सो तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आएगा, धीरे धीरे तुम्हारा एक माइंडसेट बिल्ड होगा, उसके बाद सब सही होता जाएगा। 2026 वालों के लिए तो मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, 2025 वालों के लिए तो सॉरी यार मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जितना कर पाऊंगा मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा वो चीज़ें, क्योंकि मेरे को मेरी भी स्टडी करनी होती है। तो वो श्योर यार, तब तक कॉलेज में चले जाएंगे तो ज़रूर, तब तक तब तो होता जाएगा बहुत चीज़ें। बट हाँ
आई होप सो जो मैंने तुम्हें आज एजुकेशन दी है, ये जो अच्छा अच्छा ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम आगे इस चीज को पहुंचाओगे। तुम इस चीज को अपने तक सीमित नहीं रखोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि तुम बस ये यहाँ से सोच के जाओ, तुम ये नहीं कहोगे किसी को भी कि मैं ये ज्ञान इसको नहीं दूंगा। तुम चाहे क्रेडिट खुद ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे को कहो कि उन भैया ने बताया था वैसे वैसे, या उस सर ने बताया था वैसे वैसे। नहीं, तुम क्रेडिट ले लो खुद, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम बताओ आगे लोगों को, और बताओ कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये संस्कृत है, संस्कृत में ये देखो, इन्होंने अपवर्ड मोशन का दे रखा है डायरेक्शन। इन्होंने वेक्टर्स तक को डिफाइन कर रखा था उस टाइम पे। तो जैसे फोर्स को कर्मा कहते हैं, तुम इस चीज से भी फ्लैक्स कर सकते हो अपना। तो यार कुछ कुछ भी करो, फ्लैक्स करो अपना, जो भी करना है करो, बस इस एजुकेशन को आगे पहुंचाओ। जितने ज्यादा लोग एजुकेट होंगे उतना ज्यादा तुम्हें अपने, जो होता है ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको बताने में शर्म आती है कि हम इंडिया से हैं। तो उन्हें उनका वो जो शर्म है ना, वो शर्म, उस चीज को हमें निकालना है। जहाँ पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए वहां पे आती नहीं है, और जहाँ पे नहीं आनी चाहिए वहां तुम शर्म कर रहे हो। तो वो तो सही नहीं है ना। तुम इतने इंटेलेक्चुअल बन जाओ कि तुम, अगर तुम्हें सामने वाला बंदा कहे कि अच्छा तुम इंडिया से है, तो और हंसने लग जाए, तो तुम उसको इतना ज्ञान दे दो कि वो तुम्हारा फैन हो जाए। मतलब हो सकता है, ऐसा बहुत बार ही हुआ है मेरे साथ। तो आई होप सो तुम इस चीज को समझे होगे। एंड ये भी काफी सही चीज थी जो हमने अभी समझी थी, कि कैसे ग्रेविटी का आविष्कार करके हमें वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ गए। हमारा मन नहीं था वेक्टर्स डिफाइन करने के लिए, हमें करने पड़ गए डिफाइन वो चीजें। तो आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा जो भी मैंने तुम्हें कहा है। ओके, गुड बाय एंड